So we are heading towards our next session, which is Spark of Innovation Creation at its Grassroots. So good morning everyone, and it gives me an immense pleasure to welcome you all to this insightful session on social change through literature, Adivasi Lok Sahitya, rural culture and power of words in shaping the grassroots transformation. Literature have always been more than just a storytelling. It is a mirror of society, voice of unheard, and a tool of transformation. We will deep dive into the session by our moderator, Saba Sayed. Saba Sayed is a research scholar located in Ahmedabad, Gujarat, currently working on her doctoral research in English literature at Sabarmati University. Now, we will like to introduce you to the speaker, Dr. Bhagwan Das Patel. He is a renowned Gujarati folklorist who pioneered the study of Gujarat's tribal and oral literature. He is most famous for compiling the first published tribal version of Ramayana in 1995 called Bhil Lokayan. His extensive research also covers prehistoric human settlements, ancient tools, and cave paintings in the region. Towards our next speaker, Pradeep Sarang. Pradeep Sarang is a distinguished literary figure, culture promoter, and social activist from Uttar Pradesh. As an editor, he has been associated with publications like Sandhya Times and has founded social organizations like Green Gang, honored by the governor of UP for his service. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। और आप सभी का बहुत स्वागत है अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में। मैं सबा सैयद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे साथ में दो बहुत ही महान हस्तियाँ जुड़ी हैं जो साहित्य से समाज सेवा कैसे कर सकते हैं उस पे हम बात करने वाले हैं। हर बड़ा नवाचार किसी छोटे विचार की चिंगारी से जन्म लेता है और आज का हमारा जो पैनल चर्चा का सब्जेक्ट है, विषय है, वो सृजन की चिंगारियाँ आम जन से नवाचार है, जिसमें साहित्य के द्वारा हम समाज सेवा, ग्रामीण संस्कृति, आदिवासी लोक विद्या शास्त्र, आदिवासी लोकाख्यान, उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं श्री भगवान दास सर से पूछना चाहूँगी कि आदिवासी लोक साहित्य की ये जो दुनिया है, ये जो समाज संस्कृति है, उसमें आपका परिचय कैसे हुआ, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्योंकि सर ने आदिवासी लोक साहित्य में 1500 से ज़्यादा ऑडियो कैसेट, 55 से ज़्यादा वीडियो कैसेट और 66 बुक्स से ज़्यादा संपादन किया है, संवर्धन किया है और उनको रिकॉर्ड किया है, जो ऐसी लोक विद्याएँ हैं जो अब मृतप्राय अवस्था में है। तो अगर वो उनका संपादन अभी तक नहीं होता तो शायद वो सारी विद्याएँ हमारे पास में आज नहीं होती। सो सर की जो जर्नी है, सर की जो लोक साहित्य से जुड़ी यात्रा है, वो कैसे शुरू हुई उसके बारे में हम जानेंगे। जी सर।
आप सबको वंदन करके मैं मेरी बात सीधी शुरू करता हूँ। 1970 में मैं सेठ केटी हाई स्कूल खेर ब्रह्मा में शिक्षक के रूप में शामिल हुआ। उस समय मुझे आदिवासी समाज या आदिवासी विस्तार के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय मैं कविताएं रचता था और उस समय की जो पत्रिका थी उद्दात शिक्षण, उसमें वह छपती थी। तो मेरे मस्तिष्क में एक ख्याल आया कि अब मैं कवि हो गया हूँ। और उस समय 10वीं कक्षा में कवि कलापी की कविता आती थी, जो नज़र मारी ठहरे, और विद्यार्थी मुझे कवि कलापी कहते थे। तो मैं फूला नहीं समाता था। किंतु एक समय एक ऐसी घटना घटी कि मेरे जीवन को एक घटना ने बदल दिया। और वह थी कि 5 बजे स्कूल छूटा और मैं खेर ब्रह्मा के हरनाव नदी के पुल पर से गुजर रहा था और मेरे आगे आदिवासी युवक युवतियों का एक वृंद नृत्य की मुद्रा में गाते गाते जा रहा था। वे क्या गा रहे थे उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था किंतु मुझे बहुत आनंद आता था और मैं खुश होता था। और उसमें 2 पंक्तियाँ बार बार आवर्तित होती रहती थी, तो वह मुझे याद रह गई। और दूसरे दिन जो मेरा एक आदिवासी विद्यार्थी था और उसको मैंने पढ़ाया और उसने जो अर्थ कहा और मैं ताजुब रह गया। वह पंक्तियाँ इस तरह थी कि मोय परणावी दुरा देश जरू को मेली देजेला एण जरू के ने जरू के पाछी आवला। उसका अर्थ वह है कि मेरी शादी, मेरा विवाह तो दूर देश हो गया है। हे मेरे प्रेमी, हे मेरे गोठिया, मुझे वहाँ सुहाता नहीं है। तो मेरे सामने तू एक दर्पण रख दे, एक आईना रख दे कि उस पर से सूर्य के परावर्तित प्रकाश के साथ साथ मैं वापिस आऊँ, तुझे मिलूँ और तेरे में समा जाऊँ। और मेरा कवि होने का भ्रम टूटा। मुझे लगा कि कविता तो ये है, मेरी कविता में तो इतनी सत्वशीलता नहीं है। मेरी कविता में तो थोड़े से लोग समान धर्मा लोग को आनंद देते हैं और इस कविता में तो पूरा समाज आनंद लेता है। उनके साथ तो नृत्य भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ तो गीत और संगीत जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि सही कविता तो यही है। और उस कविता को प्राप्त करने के लिए फिर मैं पटेल मोहल्ला में रहता था, वह छोड़ के बाजू में आदिवासी आश्रम था, जो विद्यार्थी भी रहते थे और पढ़ते थे, वहाँ किराए के मकान पर चला गया और आदिवासी भाषा सीखने की शुरुआत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदिवासी लोक साहित्य में सर की यात्रा तो शुरू हो गई। इसके आगे भी सर ने काफ़ी समाज से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को उजागर किया और आगे भी आदिवासी समाज से जुड़े बहुत सारी परंपराओं के बारे में हमें भी उजागर किया। उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और महानुभाव हैं जिनका नाम है प्रदीप सारंग सर जी, जो साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करता हैं। सर के बारे में इंट्रोडक्शन तो हमें मिल गया है, सो हम भी सर से यही जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक सुधारना साहित्य के द्वारा कैसे हुई है, उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई और अभी क्या उनकी यात्रा में अलग अलग पड़ाव आए हैं। सर, हमें भी आपकी सामाजिक यात्रा, साहित्यिक यात्रा से साझा कीजिए। सभा जी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों को, विशेषकर श्री उमा शंकर यादव जी को और उनकी टीम को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। साथियों, आपका जो सवाल है कि सामाजिक यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं स्नातक छात्र था जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बाराबंकी में, तो राष्ट्रीय सेवा योजना एक स्कीम थी, अब भी चलती है, और उसी समय युवक मंगल दल उत्तर प्रदेश सरकार का युवा कल्याण विभाग का एक आया था, जो अर्थशास्त्रीय संस्था के रूप में युवाओं को जोड़ता था। दोनों में मैं जुड़ गया था और 3 साल में इतना काम किया कि समाज में जाकर के ऐसे गुरु मिल गए, डॉक्टर भगवान वत्स जैसे लोग जो प्रोग्राम अफसर होते थे, तो मेरी पूरी लाइफ वहीं से चेंज हो गई। और 1989 और 90 में तत्कालीन गवर्नर यूपी श्री बी सत्यनारायण रेड्डी जी मेरे कॉलेज आए। और क्यों आए? क्योंकि मुझे यूथ अवार्ड मिल चुका था, स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड सोशल वर्क के लिए, राष्ट्रीय सेवा कार्य में। तो वो मेरी लाइफ में ऐसा एक मोड़ था। और बहुत मज़ेदार कि जब बी सत्यनारायण रेड्डी जी मुझे वो अवार्ड दे रहे थे, तो वो ऐसे पकड़ाए और मैं उधर से एज स्टूडेंट पकड़ा, और वो कह रहे हैं कि विवेकानंद पुरस्कार पाने से कुछ नहीं होता, प्रदीप विवेकानंद बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा, सर विवेकानंद बनना तो बड़ा कठिन है, लेकिन कुछ वैसा ही बनने की कोशिश करूँगा। वहीं से मेरा संकल्प होता है और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में एक यात्रा आरंभ होती है। फिर उसी वर्ष मैं दिल्ली की रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट वॉलंटियर के रूप में सिलेक्ट होके आया। मेरे जीवन का बताइए, छात्र काल में मैं राष्ट्रीय परेड में दिल्ली में शामिल होता हूँ गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी में, तो मेरी लाइफ बदली। मुझे लगा कि ये इससे बढ़िया कुछ नहीं। फिर मैंने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, और फिर यात्रा करते हुए फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाराबंकी में आते हैं, अरुण आर्या जी। साक्षरता प्रोग्राम, लिटरेसी प्रोग्राम, टोटल लिटरेसी कैंपेन में मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एज ए काम करने का मौका मिलता है। उसके जस्ट बाद श्रीमान अरुण सिन्हा जी आते हैं, जो बिहार कैडर के आईएएस थे, बिहार कैडर के हैं लेकिन बाराबंकी डीएम होते हैं। सिन्हा साहब ने इतना प्रमोट किया मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुझे अपने गाड़ी में पीछे बैठा लेते थे और प्रोग्राम में चले जाते थे एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो मुझे लगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठ रहा हूँ तो सोशल वर्क की बदौलत। फिर मैं जब साक्षरता प्रोग्राम हुआ, तो साक्षरता प्रोग्राम उनके लिए था जो अनपढ़ थे या पढ़ाई छूट गई थी, ड्रॉप आउट्स थे, तो उनके बीच में जाने का मौका मिला। तो वहाँ गरीबी हमने देखी, उनकी दुश्वारियाँ देखी, उनकी और जीवन की तमाम कठिनाइयाँ देखी। तो मेरा मन किया कि नहीं, इन कठिनाइयों को दूर करने में, इनके जीवन को सरल बनाने में, इनको समझदार बनाने में मैं क्या कर सकता हूँ। बस ये मेरी वहीं से यात्रा शुरू होती है। और आज सोशल एक्टिविस्ट के रूप में अपने जनपद में तो मैं वेल नोन हूँ। ये मेरी यात्रा है, सामाजिक यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सृजन की चिंगारियाँ, आम जन से नवाचार, बस एक ऐसे छोटे विचार से ही शुरू होता है। और इसी तरह से मुझे लगता है जहाँ लोक है वहीं नवाचार का लोकाचार है। और यही सवाल अब भगवान दास सर से आगे हम करना चाहेंगे कि आदिवासी संस्कृति मुख्य धारा से कैसे भिन्न है और उससे आपको आगे कैसे बढ़ावा मिला। मैं जो बात कर रहा हूँ वह उत्तर गुजरात के भील आदिवासी समाज के बारे में बात कर रहा हूँ। आदिवासी जो समाज है आज तो पितृ प्रधान समाज है, किंतु एक समय वह मातृ सत्ताक समाज था, जो माता का स्थान था। और आज भी उनकी जीवन रीति में ये मातृसत्ताक समाज के जो जीवन मूल्य हैं वह आज भी बहुत सी जीवन रीति में प्रकट होते हैं। जब संतान का जन्म होता है तब वह पुत्री हो या पुत्र, समान रूप में उसका लालन पालन किया जाता है। ये जानव या ढोल बजाया जाता है, उसके साथ नृत्य किया जाता है, और मक्का की जो वांगी है वो
खिलाई जाती है। अन्य समाज में जब पुत्री का जन्म हो तो मानो घर में शोक व्याप्त हो जाता है। हमारा गुजरातीમાં तो लोकोक्तिओ पण छे કે સાપનો ભારો આવ્યો, पत्थरों पाक्यो, सांप का गट्ठर आया, पत्थर पाका। वैसी लोकोक्तियाँ आदिवासी समाज में से प्राप्त नहीं होती है। अपनी आर्थिक परिस्थिति के साथ समान रूप में बच्चों का लालन पालन किया जाता है। एक और विशेषता है कि जब बच्चे किशोरावस्था में प्रविष्ट होते हैं तब किशोरी को एक गोठिया होता है, गोठिया यानी कि प्रेमी, और किशोर को एक गोठन होती है, गोठन का अर्थ होता है प्रेमिका। वो दोनों शारीरिक और मानसिक प्रेम कर सकते हैं, समाज ने उनको अधिकार दिया है। आज ही फ्रेंड श्री फ्रेंड की बात करते हैं तो अभी ही आई है, किंतु आदिवासी समाज में तो वर्षों से थी। किंतु उसकी विशेषता क्या है सबसे बड़ी, कि मंगनी के समय ये संबंध ध्यान में नहीं लिया जाता, और उनमें एक रिवाज है कि कन्या शुल्क लेना चाहिए, कन्या के पैसे लेने चाहिए। उसका कारण वह है कि जो यदि कोई पैसे नहीं लेता, कन्या शुल्क नहीं लेता, तो वैसा माना जाता है कि उसकी जो बेटी है उसमें कुछ खामी होगी और इसीलिए ये वो नहीं लेता। पर कभी कभी दूल्हे के पास पैसे नहीं होते तो आर्थिक प्रश्न वह नहीं आता, तो वह क्या करता है कि कन्या के पिता के घर खेती काम करने लगता है, और कन्या शुल्क जितने पैसे हो जाते हैं तब उसके जो पिता होते हैं धूमधाम से दोनों की शादी करवाते हैं। हाँ। एक और बात है कि शादी हो गई, बच्चे हुए और कोई भारी अनबन हुआ, तो अनबन हुआ तो दोनों को तलाक लेने का और पुनः लग्न करने का समान अधिकार होता है। पर इससे आगे बात क्या है कि कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं तो फिर वह अपने पुराने पति के घर आ सकती है और वह रात गुजार सकती है। नया पति उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि समाज ने स्त्री को दिया हुआ है विशेष अधिकार। और इससे भी एक आगे की बात है, और वह है कि कभी कभी स्त्री विधवा हो जाती है। विधवा हो जाने के बाद मरणोत्तर लौकिक क्रियाओं के समय उसके पिता को कहा जाता है कि सुई के पीछे धागा, अब हमारा बेटा तो रहा नहीं और आप जो चाहे तो अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। और फिर स्त्री को पूछा जाता है तो स्त्री कहे नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, तो उसकी पति की जो मिल्कियत है उसको दी जाती है। फिर वह जवान है, समय पसार होता है, गुजरता है, और फिर उसको लगे कि मुझे यही घर में दूसरा पति लाना है, तो उसी घर में वह दूसरा पति ला सकती है। और घर की मालिकिन तो स्त्री ही होती है, और उसको ऐसा लगे कि ये बराबर नहीं तो कभी भी उसको मुक्त भी कर सकती है। ये स्वतंत्रता नारी की। और इससे भी आगे की बात है कि उनमें एक महाभारती पाठ चलता है जो धार्मिक पाठ है, तो उस धार्मिक पाठ में स्त्री गुरु के स्थान पर है। आप सोचो कि विश्व के किसी भी धर्म में हम देख सकते हैं कि स्त्री को गुरु के रूप में नहीं स्थापा, तो वह गुरु के रूप में उस समय उसको स्थापित किया जाता है। और उस समय जो वह आदेश दे, ये समग्र जो सभा है उसको जो गत गंगा कहते हैं, उस सभा को मान्य रखना पड़ता है। तो इन जीवन मूल्य में से उनके जो साहित्य आविर्भाव हुआ, उनका रामायण, उनका महाभारत, जो आज तो उनका महाभारत जो है विलों का भारत, एक केंद्रीय साहित्य अकादमी ने उसको 23 भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद करवाया है, और उसका अंग्रेजी भी अनुवाद हुआ है, उस फ्रेंच में उसकी एंथोलॉजी भी हुई है। और रोम सीतमा की वार्ता जो उनका रामायण है
उस रामायण का हिंदी अनुवाद इंदिरा गांधी राष्ट्र कला केंद्र में प्रकट किया है। तो इस तरह ये उनके जीवन की ये विशेषताएँ है, ये उनके जीवन मूल्य हैं। ये अति उत्तम इन्फॉर्मेशन थी सर। ये आदिवासी संस्कृति से जो समाज जुड़ता है हमारे शहरी समाज से काफ़ी अलग है, लेकिन हमें इसकी विशेषताओं से साझा करवाने के लिए जी ये ऐसे मूल्य हैं जो अपनाए जा सकते हैं। प्रदीप सारंग सर जी ने बहुत ही उम्दा बात की है। हम आगे बढ़ते हैं और प्रदीप सारंग सर जी से इसी गांव की इसी विशेषताओं के बारे में हम और आगे जानना चाहेंगे कि उनकी भी एक हरियाली मुहिम चल रही है बाराबंकी गांव से। आप भी हमें सर साझा कीजिए आपकी मुहिम से, हरियाली मुहिम। जी थैंक यू सभा जी अगेन। मैंने 3 अभियान मूवमेंट चला रखे हैं। एक अपनी मातृभाषा अवधी को लेकर, ये मैं लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम का जन्म होता है उसके बीच में एक जनपद है। लखनऊ से अयोध्या 100 किलोमीटर है और बीच में 27 किलोमीटर पे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है। मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो अवध क्षेत्र है वो, वहाँ अवधी हमारी मातृभाषा है। तो अवधी का संरक्षण, अवधी का विकास, अवधी का उन्नयन, इस पर एक मेरी मुहिम चलती है। दूसरी मुहिम, भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं बड़े खुले मन से इस मंच से कहता हूँ कि आज़ादी के पहले तो सरदार पटेल के समक्ष मैं समझता हूँ गांधी जी को अगर माइनस किया जाए तो कोई भी नेता उनसे ठीक से मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, बल्कि हल्का सल्का एक सोशल प्रेशर जैसा रहता था कि पटेल का इतना कड़क व्यक्तित्व था। लेकिन आज़ादी के बाद उन्हीं की बिरादरी जात ने मतलब कुर्मी पटेल इतना कह दिया कि पटेल माने कुर्मी, मतलब एक जात के खांचे में सरदार पटेल के कृतित्व व्यक्तित्व को खींच लाने की, ज़बरदस्ती उस खांचे में ठूंसने की कोशिश की और लगभग ये काफ़ी साल तक ये चला। लेकिन इधर एक मैंने मुहिम स्टार्ट की कि नहीं, पटेल ने अपने जीवन में कभी जाति और धर्म की बात नहीं की, तो उनके नाम पर जाति धर्म की बात करने वाले लोग उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय करते। ये एक मुहिम मैंने शुरू की कि नहीं, सरदार पटेल सबके हैं, देश के हैं, देश उनका है। जब तक भारत रहेगा तब तक आधुनिक भारत के निर्माता पटेल का नाम रहेगा। तो ये तीसरी मुहिम जिसकी आपने चर्चा की, हरियाली मुहिम, ग्रीनरी, उसके लिए हमने एक युवाओं की टीम बनाई जिसका नाम दिया ग्रीन गैंग। और ग्रीन गैंग का उद्देश्य आम जनता के मन में हरियाली के प्रति पसंदगी का वातावरण पैदा करना। तो एक नवाचार मैंने किया, शायद आपको पसंद आए सबको वो नवाचार, कि हमने सोचा कि लोगों के दिल दिमाग में हरियाली की लाइकिंग कैसे हो। हमारे गांव से 2 परिवार निकले जो शहर आ गए, और एक परिवार के घर में गमले में और द्वार पे और छत पे हरियाली के कुछ पौधे दिखे, लेकिन वहीं दूसरा परिवार था उसके घर में एक भी पौधा हरियाली का नहीं था, ना फूल का ना सब्जी का। तो मैंने स्टडी की, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, चिंतन करना काम है, तो मैंने स्टडी की कि ऐसा क्यों हुआ कि एक घर में, मेरे ही गांव से 2 लोग शहर आते हैं, एक घर में हरियाली है, एक में नहीं है। पता चला उस परिवार के लोगों की रुचि और पसंदगी में ही हरियाली नहीं थी, उनका ध्यान ही नहीं था कि हरियाली की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो फिर मैंने एक मुहिम चलाई कि लोगों के दिल दिमाग में हरियाली की पसंदगी का वातावरण, लाइकिंग का एक एनवायरनमेंट बने। तो उसके लिए जो नवाचार किया वो ये कि गुड मॉर्निंग सब लोग बोलते हैं, और मैंने शुरू किया ग्रीन मॉर्निंग। लोगों ने कहा गुड और ग्रीन में क्या अंतर है, थैंक यू फॉर क्लैपिंग्स। मैंने कहा गुड और ग्रीन में क्या अंतर है, तो मैंने उसका जवाब दिया उन लोगों ने जो सवाल किया कि गुड मीन्स शुभ, अच्छा, लेकिन ग्रीन मीन्स क्या होता है, तिरंगे में हरा रंग है, हरा रंग का मतलब समृद्धि। और एक जो फूल है वो मुरझा जाता है तो उसको मुरझाना कहते हैं, लेकिन खिला हुआ तो खिला हुआ कहते हैं। हमारे आपके चेहरे को भी कहते हैं, क्या मुरझाया चेहरा लेके घूम रहे हो, चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। तो खिला मुरझाना भी हरियाली से है, मतलब जो हरियाली से जुड़ा हुआ शब्द है। तो एक चीज़ और कि बिहारी एक कवि हुए, उन्होंने लिखा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। यानी कि कृष्ण का रंग नीला है
राधा का रंग पीला है और केमिकली जब पीला और नीला एक साथ मिलता है तो हरा रंग क्रिएट होता है। तो साहित्यिक भाषा में बिहारी कहते हैं कि जब राधा की झाई भर भी कृष्ण पे पड़ जाती है तो कृष्ण हरित द्युति हो जाते हैं, यानी फिर हरियाली की बात आई, ग्रीनरी की बात आई। तो मेरा कहना था कि ग्रीन मॉर्निंग बोलते हैं तो बहुत सारे अर्थ हैं, गुड में शुभ है। हमारे बाराबंकी के इर्द गिर्द बड़ी संख्या है जो ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून, ग्रीन इवनिंग, ग्रीन नाइट बोलती है। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आवाज़ को मानिए और गुड की जगह ग्रीन बोलना शुरू करिए। जाने अनजाने आपके दिल दिमाग में हरियाली के प्रति अपने आप प्रेम पैदा होगा, आपके बच्चों और परिवार के दिलों में प्रेम पैदा होगा। ये मेरा हरियाली मुहिम पर एक विशेष नवाचार है। बहुत बहुत ही अच्छा सर। हर दिल में एक चिंगारी है, बस ज़रूरत है पहचान की। मिट्टी की गोद से उठते हैं विचार, जो बदल दे सूरत इस जहान की। बस ऐसे ही साहित्य से समाज सेवा और समाज सुधारना कैसे हम ला सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सृजन की चिंगारियाँ, आम जन से नवाचार। अब नवाचार और सामाजिक सुधारना कैसे आगे बढ़ सकती है उसके बारे में हम भगवान दास सर से बात करेंगे, क्योंकि उत्तर गुजरात के भील समाज में डायन प्रथा भी पहले थी, जिसमें डायन बोलकर स्त्रियों को बहुत ही परेशानी करते थे। तो किस तरह से उन्होंने ये डायन प्रथा को नाबूद करने में, उसे दूर करने में बड़ा योगदान दिया, उसके बारे में हम सर से पूछेंगे कि साहित्य के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से आपने लोक कथाओं का कैसे उपयोग किया और कैसे समाज सुधार किया। कोई भी समाज में सब कुछ अच्छा नहीं होता। भील समाज में भी ये डायन प्रथा एक बुरी प्रथा थी। जब ओझा आए, कोई पुरुष बीमार पड़े, स्त्री के बारे में नहीं, पुरुष बीमार पड़े और ओझा आए और मंत्र के माध्यम से मक्का के दाने देखें और कोई भी स्त्री को वह कह दे कि इस घर में ये स्त्री डायन है, तो फिर वारी ढोल बजाया जाता था, गांव इकट्ठा हो जाता था, उस स्त्री को पकड़ लिया जाता था और जो बरगद का जो पेड़ था उस पेड़ के पास ले जाते थे। ले जाने के बाद फिर उसकी आँखों में लाल मिर्च भरते थे और फिर एक पट्टी लगा देते थे। पट्टी लगाने के बाद फिर जो बरगद का पेड़ था उसकी टहनी पर उसको आधा लटका देते थे। अब स्त्री की परिस्थिति वह होती थी कि उसको स्वीकार करना पड़ता था और कहना पड़ता था कि जो पुरुष बीमार है वह मैं अच्छा कर लूँगी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तो फिर उसको नीचे उतारते थे और फिर एक तीर, एक बाण गरम करते थे और गरम करने के बाद फिर उसके भाल में, कपाल में एक निशानी कर देते थे और उसका परिणाम वह आता था कि स्त्री को न ससुर वाले रखते थे और न मायके वाले, और अत्यंत सामाजिक फिटकार के बीच उसकी मृत्यु होती थी। हमने सोचा कि ये आदिवासी साहित्य को अभी एक जगह पर रहने दो, ये किसी भी हाल में ये डायन प्रथा तो बंद होनी ही चाहिए। और परिणाम स्वरूप हमारे जो दर्पण अकादमी, मल्लिका साराभाई की जो संस्था है दर्पण अकादमी, उसका हमने संपर्क किया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और वह प्रोजेक्ट उन्होंने मैक आर्थर फाउंडेशन अमेरिका को भेजा और उन्होंने स्वीकारा और फिर ये प्रोजेक्ट मुझे दिया। और मेरी बेटी जो जिसका जिज्ञा पटेल उसका नाम है, वो अध्यापिका है।
तो फिर मैंने सोचा कि ये आदिवासी साहित्य में तो स्त्री माता है, बहन है, देवी है, तो उनका नाट्य रूपांतर किया भीली बोली में, उनकी भाषा में। और जो ये स्टंट खड़ा किया था वो ओझा लोग थे, तो उनको पैसों के माध्यम से ये चरित्र दिए, क्योंकि यदि ओझा कहे तो समाज मान ले। और परिणाम स्वरूप हमने ये चरित्र, ये पात्र थे, वह ओझाओं को दिया। और बराबर 7 वर्ष तक हमने 140 गांवों में ये नाटक खेले, और उसका शुभ परिणाम वह आया कि जो डायन प्रथा थी बस उत्तर गुजरात के भील समाज में से कायम बंद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि प्रदीप सारंग सर से भी हम किस तरह से समाज सुधारना में आगे सोच सकते हैं। आपने गांव में किस तरह से समाज सुधारना को पत्रकारित्व और साहित्य के साथ में जोड़ा और किस तरह से आगे बढ़ाया, उससे हमें साझा कीजिए। जी, मैं एक पत्रकार के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ, इसीलिए सवाल आया है सभा जी का कि साहित्य और पत्रकारिता में कैसे आप सेवा कर पाते हैं समाज की। आप जानते ही हैं पत्रकार और लेखक कुछ अलग नहीं होता है। लेखक भी जैसे डॉक्टर भगवान दास जी ने समाज में जो एक चीज़ देखी और उसको मिटाने के लिए आपने कुछ कर्म किए, क्रियाएं की, तो पत्रकार भी यही करता है। अच्छे को अच्छा कहना और जो कम अच्छा है, खराब है, उसे खराब कहना। एक कहावत है हिंदी में, अभिनंदनीय का अभिनंदन और निंदनीय का निंदन स्वस्थ समाज के लिए जरूरी होता है। जिस समाज में बुरे व्यक्ति के लिए उसके निंदा नहीं की जाती है और अच्छे व्यक्तियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो वो समाज अस्वस्थ, असंतुलित हो जाता है। तो पत्रकार का काम यही होता है, क्योंकि हर एक का बस का नहीं होता है सबको दंडित करना या सबको कह देना, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते एक पत्रकार को ये अधिकार होता है कि वो किसी की भी आलोचना बल्कि समालोचना खुले मन से कर सकता है। आपने देखा हो अभी जल्दी ही 1 हफ्ते पहले मीडिया में आया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार की आलोचना या समालोचना पर किसी अखबार और प्रेस रिपोर्टर पर FIR नहीं होगी। ये उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है कि किसी सरकार की वो आलोचना अगर उसकी कोई नीति नहीं समझ में आती है तो वो कर सकता है। आम आदमी में ये दिक्कत होती है। तो इसको हथियार बना करके हमने जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो थाना अधिकारी होते हैं, जो तहसीलदार नायब होते हैं, वो उनके स्तर से जो चीज़ें जनहित की चीज़ें रह जाती थी, छूट जाती थी या उनका ध्यान कई बार नहीं जाता था, अपने ही कानून के उसमें मस्त रहते थे, व्यक्ति को की अवहेलना करते थे, व्यक्तिगत हितों की अवहेलना कर जाते थे, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में। तो एक पत्रकार के रूप में इन मुद्दों को उठाना मैंने ज़रूरी समझा और समाज में एक चेतना आई। अब तो एक लखनऊ में डॉक्टर सुभाष राय बड़े पत्रकार हैं, इनोवेटिव संपादक हैं और जन संदेश अखबार के संपादक हैं अभी। तो उन्होंने जन संपादकीय शुरू की। यहाँ डॉक्टर हीरालाल जी बैठे हैं, वह एडमिनिस्ट्रेटिव IAS अफसर हैं। जन संपादकीय पहली बार उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक आम आदमी भी अखबार में एक आलेख किसी विषय पर लिख सकता है और उसको संपादकीय कॉलम में छापा जाएगा और उसको टाइटल दिया जाएगा जन संपादकीय। ये पत्रकारिता का जो एक नया रूप आया, ये सामाजिक क्रांति का एक बड़ा आयाम बना। इसके लिए तालियां हो सकती हैं डॉक्टर सुभाष राय जी के लिए, अगर वे देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वाकई इनोवेशन। तो मैं कह रहा था कि पत्रकारिता भी और साहित्य तो आप बता ही रहे हैं कैसे कहानियों की रचना होती है, कई बार काल्पनिक पात्रों के साथ, कई बार रियल कहानी होती है, नाम केवल बदलते हैं, घटनाएं हूबहू होती हैं। तो कहानियाँ लिखी जाती हैं और उनका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव, बल्कि गहरा प्रभाव समाज पर पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद के रचना के पहले जो कहानियों के पात्र होते थे वे राजे रजवाड़े और बहुत बड़े घराने के लोग होते थे। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हुए हमारे समाज जिन्होंने किसान को, मजदूर को, एक गरीब व्यक्ति को उसको उस कहानी का हीरो बनाया। और ये सामाजिक बदलाव ही है साहित्य के माध्यम से। और
साहित्य की ताकत तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आखिर अंग्रेज सरकार जब यहाँ थी तो तमाम साहित्य पे प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने, वैन लगा दिया, जब्त कर लिया। ये साहित्य की शक्ति थी कि वे समझ रहे थे क्या होने वाला है। तो साहित्य को अगर सही दिशा में कलम चलाई जाए तो निश्चित रूप से सामाजिक बदलाव का एक बड़ा माध्यम, सशक्त माध्यम साहित्य हो सकता है और लोग कर रहे हैं। तो मैंने भी, जो आपका सवाल था कि पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से कैसे समाज सेवा हो सकती है, हम नए वैल्यूज़ दे सकते हैं कहानियों के माध्यम से। जैसे आपने अभी एक चीज़ बताई कि उस महिला को ये अधिकार होता है कि दूसरी शादी तुरंत कर सके, छोड़ के पहले पति के साथ जा सके। तो कहानियों में अगर इस तरह की वैल्यूज हम स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों के दिमाग में चीज़ें आएंगी। धन्यवाद सभा जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी हमारी पैनल चर्चा चल रही है, लेकिन अब हम उसको अंत ला रहे हैं, हम उसकी अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब एक आखिरी सवाल भगवान दास सर से पूछना चाहूँगी कि आदिवासी लोक साहित्य के द्वारा आप क्या विश्व को संदेश देता है? जी सर। आदिवासी समाज आज की जो विषम परिस्थितियों सर्जाई है उसके बारे में क्या विश्व को संदेश दे सकता है? तो जब उनका जो साधु होता है, जिसको महामार्गी साधु कहा जाता है, महामार्गी साधु जब सुबह में उठता है तो अपने खटिया पर से पैर नहीं रखता। पहले वह सोचता है कि ये धरती है ना, वह श्याम वर्ण की है, काली है, किंतु कमल देही है। उस पर मैं चरण रखूँगा तो धरती को दुख होगा, और परिणाम स्वरूप उसकी माफ़ी मांगता हुआ मंत्र बोल के वह धरती पर अपना चरण रखता है। फिर वह दातुन करने के लिए वृक्ष के पास जाता है और फिर वह सोचता है कि ये जो वृक्ष है उसमें जीव है और उसकी प्रत्येक टहनी सजीव अंग है उसका, किंतु मुझे दातुन तो करना ही पड़ेगा। परिणाम स्वरूप माफ़ी चाहता मंत्र बोल के एक छोटी सी टहनी काट के फिर वह दातुन करता है। फिर वह जलाशय के किनारे जाता है और फिर वह सोचता है कि ये जलाशय में जल सोया हुआ है, उसको पता चले कि जल सोया हुआ है और उसमें बहुत से जीव जंतु भी सोए हुए हैं। मैं स्नान करूंगा तो उसको दुख होगा और परिणाम स्वरूप उसकी माफ़ी मांग के फिर वह स्नान करता है। तो वो जीवन मूल्य है, धरती को, वृक्ष को और जल का जो हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा या जीवन सृष्टि का क्या हाल होगा, वह परिणाम हमारे सामने अब तो दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये जल, ये धरती और ये वृक्ष वंदना जी सुरक्षित किस तरह रखी जाती है, वह आदिवासी समाज के जीवन मूल्य को हम समझेंगे तो ही ये सृष्टि हम सुरक्षित रख सकेंगे और आदिवासी समाज का विश्व को वही संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में बस 4 लाइन। ना प्रयोगशाला में, ना ऊंचे महलों में, नवाचार जन्म लेता है लोगों के सपनों में। जब जीवन पूछता है क्या करें, सृजन बोलता है आओ कुछ नया गढ़ें। इसी तरह से हमारी शुरुआत हो रही है और ये पैनल चर्चा में आपने इतने अच्छे नवाचार और सृजन के रिलेटेड बहुत ही अच्छे व्यूज़ दिए हैं हमें। हम लोग बहुत ही अपने आप को सौभाग्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसी तरह से आज हम इसका पैनल चर्चा को, सारगर्भित पैनल चर्चा को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया
फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। और अगर आप में से किसी को कुछ सवाल हैं और कुछ फीडबैक हैं, वी वुड लव टू हैव योर फीडबैक और क्वेश्चंस। हाउ डिड यू फाइंड connecting literature with social reform on rural and cultural level? Thank you. जी आज मीडिया और बहुत सारी जगह पे जेनजी और मिलेनियम की बात हो रही है। कुछ आज मीडिया और बहुत सारी जगह पे जेनजी के लिए बात हो रही है, यानी कुछ देशों में जेनजी के द्वारा कुछ हुआ है। तो जेनजी और मिलेनियम का जो सकारात्मक बात है उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को अच्छी बात मिली। तो आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं जेनजी और मिलेनियम, जबकि भारत का जेनजी और मिलेनियम तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। जी हेलो हेलो जी, जनजीवन की बात आप कर रहे हैं तो अच्छा, नई पीढ़ी। जी जी जी, ठीक है। देखिए, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बाहर की कोई परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती, न दुख न सुख। मैं जब चाहूँ हंसूँ, जब चाहूँ भावुक हूँ। तो ये क्यों हुआ है? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लगातार सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को जाती हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी बात है, आपने सही सवाल किया है। और ये सूचनाएं जब जाती हैं तो एक प्रोसेसिंग होती है हमारे माइंड में। पहले से जो सूचनाएं हमारे माइंड में संचित हैं, ये जब नई सूचना जाती है तो वहाँ एक कोरिलेशन, एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद एक फाइंडिंग होती है। वह फाइंडिंग हमें या तो सुख का अनुभव कराती है या दुख का अनुभव कराती है, क्रोध, जुगुप्सा, घृणा, यह सब। तो अगर इस प्रोसेसिंग को हम समझ लें तो कोई बाह्य कोई चीज़, जो परिस्थितियाँ होती हैं बाह्य की, वह हमें विचलित नहीं कर सकती। हम जो आप कह रहे थे, द हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ मेरा इशारा है कि आप पढ़ लिख जाते हैं, एक IAS हो जाते हैं, IPS हो जाते हैं, उसके बाद अपने ही रिवाल्वर से अपनी कनपटी पर रख के गोली मार लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? आपका पूरी पढ़ाई, आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उसके बाद लेकिन उस पैसे का उपयोग पे बैक टू सोसाइटी जैसे होता ना, कि हम नहीं देते हैं। हम खुद भारत में पढ़े, विदेश चले गए। देश की जो देश राष्ट्रीयता है, देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उनका तिलांजल दे देते हैं। यहाँ तक तो हम अपने बूढ़े माँ बाप को भी तिलांजल दे देते हैं स्वार्थ में। तो ये इन चीज़ों को जो नई पीढ़ी आ रही है, ये वैल्यूज़ उसको धारण करने होंगे, ताकि उसको खुद का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस का जो पॉइंट है, वो स्तर बढ़े। यही कहना है मुझे। थैंक यू। एक सवाल मैं सर से करना चाहता हूँ, वो छोटा सा। आपकी वार्ता से हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जो जनजाति का समाज है उसमें नारी प्रधान समाज है और नारी प्रधान समाज। लेकिन आपने एक घटना आज यहाँ कोट की जिससे मेरे मन में एक जिज्ञासा बन गई कि वह पुरुष जब बीमार होता है तो वो किसी नारी की ओर इंगित कर देता है कि यह डायन है। तो जो महिला समाज, महिला प्रधान समाज का एक कॉन्सेप्ट पूरा धराशायी हो जाता है। मुझे लगता है कि पुरुष नारी पर नियंत्रण करने के लिए इस तरह के एक बनाया प्रविधि। इस बारे में आपका क्या कहना है कि एक तरफ हम कहते हैं कि नारी प्रधान समाज है, एक तरफ नारी वहाँ डायन कहला दी जाती है पुरुष के द्वारा? उसका कारण वो ही है कि ये मातृसत्ताक समाज था और उस पर हावी किस तरह हो जा सकता है, ये भोपाओं का स्टंट था। ये उनके जो ओझा थे, ये ओझाओं का स्टंट था। और इसीलिए हमने जो चरित्र दिए वो ओझाओं को ही दिए, क्योंकि उन्होंने वो भूत प्रेत आदि में तो वो श्रद्धा रखते ही हैं। तो फिर उन्होंने ये अपनी पूरा कथा स्वयं ही रची थी और किस तरह स्त्रियों को हम परेशान कर सके और उन पर आधिपत्य स्थापित कर सके। इसी कारण ही ये बुआ, ये भूपा, ये ओझा का ये भारी स्टंट था। और उसके कारण वह पुरुष ही बीमार पड़े तो ही स्त्री डायन है वैसा माना जाता था। स्त्री बीमार पड़े तो कुछ बात नहीं थी। तो सही अर्थों में
ये बोपाओं का ही स्टंट था, ये ओझाओं का, ये बुआओं का स्टंट था ना। और इसीलिए हमने उनको पैसे दिए, उनको हर समय तनख्वाह दी 7 वर्ष तक, और उन्होंने सारे विस्तार में 140 गांवों में ये नाटक खेले और फिर ये डायन प्रसाद गुरु हुई। ये उत्तर गुजरात की ही बात है, दक्षिण में क्या है ये तो चालू ही है, अभी आपको मैं बताता हूँ, पर ये जो बात हुई ये उत्तर गुजरात की हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भगवान दास पटेल सर से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो डायन प्रथा है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैलांचल में जो फणीश्वरनाथ रेणु लिखते हैं और जो उसमें कैरेक्टर जो किरदार उन्होंने गढ़े हैं औरतों के, जो विधवा औरतें हैं, ख़ास तौर से रेणु का कहना है कि जो विधवा औरतें गांव में होती थीं उन्हीं को डायन बताया जाता था और ज़मीन आधिपत्य का मामला था। एक्चुअली ज़मीन हड़पने के लिए उनको डायन बताया जाता था और मार दिया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में जिन आदिवासी समाज में आपने काम किया है, क्या ज़मीन आधिपत्य का मामला है क्या यहाँ भी? ना, ये बात गुजरात में नहीं थी। जमीन के लिए वो नहीं करते थे, उनका उद्देश्य तो स्त्रियों पर आधिपत्य ही स्थापित करना था और परिणाम स्वरूप कोई हड़पने की बात नहीं थी यहाँ। और परिणाम स्वरूप ये स्टंट बहुत समय तक चला और फिर ये डायन प्रसाद गुरु हुई। ओके, थैंक यू सर। हमारे अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की थीम सिनेमा और साहित्य है और सर आपने स्ट्रीट प्लेज, जिसे हम गुजराती में शेरी नाटक बोलते हैं, स्ट्रीट प्लेज के ज़रिए डायन प्रथा को निवारण करने में बड़ा योगदान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Thank you so much to our esteemed speakers and moderators. हमने देखा कि कैसे साहित्य ने बदलाव को प्रेरित किया है और लोगों को एक दूसरे के साथ वो जोड़ते हैं। And with that we are going to facilitate our panel by Dr. Sagar, Snehal Chaudhary, Soumya Sailesh and Miss Fiona.